पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन एसी फील्ड। ठीक है, दो टॉपिक है आज हमारे, एक डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर इन एसी फील्ड और एक हम डाइलेक्ट्रिक लॉज की बात करेंगे। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन एसी फील्ड, यानी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट में आपके पास डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने शुरू में चीज पढ़ी तो हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके पास क्या होता है, एक काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, बट जब इसके पास हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें पोलराइजेशन होती है। तो उस चीज को हमने आज स्टडी करना है, उसकी वजह से कुछ लॉसेस होंगे, कुछ उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट चेंजेस इन एसी कंपेयर विद डीसी। जब आप किसी मटेरियल में से अल्टरनेटिंग करंट पास करें एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट, तो क्या चेंजिंग आएगी। इन डीसी और स्टैटिक फील्ड वी यूजुअली राइट, आपके पास कैसे आ रहा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आपने शुरू में जब एफएससी में भी पढ़ रखा है कि आपके पास ऐसे होता है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि आपके पास अभी कोई वैक्यूम है, कोई खास मीडियम नहीं है। ठीक है, तो तब आपके पास परमिटिविटी कितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास कर जाएंगी। और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि अब आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, यानी कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है या कोई भी मीडियम है, उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करें, तो फ्री स्पेस के हिसाब से अब उसमें कितनी चेंजिंग आई है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी आती है। ठीक है, और अभी हम कह रहे हैं कि डीसी करंट में या स्टैटिक फील्ड में हम यूजुअली ये राइट करते हैं आपके पास। ठीक है, और डीसी करंट की बात करें, आपको भी याद है कि मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती। जैसे एसी में तो हम देखते हैं ना कि हमारे पास एक दफा ऑल्टरनेटिंग करंट ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है और एक दफा नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, और थ्रू आउट जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। तो इस एज कम्पेयर टू दैट हमारे पास डीसी में बिल्कुल सीधा सीधा एक ही उस अमाउंट के साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो चले जा रहा है। अच्छा, स्टैटिक केसेस में हमारे पास जो एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी है, वो हमें हमारे पास रियल पॉजिटिव नंबर कंसीडर होता है, मतलब ज्यादा वैल्यू आती है। लेकिन एसी फील्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स चेंजिंग, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली बार बार चेंज हो रही है, चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद टाइम। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट dipoles and charges inside the dielectric cannot always follow the field instantly। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो मटेरियल ही ऐसा होता है कि वो वैसे इंसुलेटर मटेरियल है, लेकिन जैसे ही आप इसमें से क्या करोगे, इसके साथ आप बैटरी कनेक्ट कर दोगे ना, ठीक है, तो ये हम जैसे हम इधर हमने डीसी किया हुआ है, लेकिन ऐसा केस भी होगा जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एसी किया हुआ है। ठीक है, एसी फील्ड करेंगे तब इसके अंदर से जब फील्ड पास करेगी तो तब ये क्या करेगा, इसके अंदर होगी पोलराइजेशन, जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन करके पोलराइजेशन हो रही होती है। ठीक है, तो पोलराइजेशन हो किसकी वजह से रही है, फील्ड की वजह से हो रही है, लेकिन फील्ड जो है वो कंटिन्यूली क्या करिए, चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इस कंटिन्यूली चेंजिंग होने की वजह से जो अंदर पोलराइजेशन हो रही है, जो डायपोल्स बन रहे हैं, जो चार्जेस इनसाइड हैं, वो इतनी तेजी से उस तरीके से फील्ड को फॉलो नहीं कर पाते जितनी तेजी फौरन फौरन के, जैसे ही फील्ड चेंज हुई तो पोलराइजेशन चेंज होगी, इतनी तेजी से वो फॉलो नहीं कर पा रहे होते, किसमें, एसी फील्ड में। ठीक है, और सो नाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स डिलेड। इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक का रिस्पॉन्स अब क्या हो गया, स्लो हो गया, डिलेड हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे इस डिले को क्या कहते हैं, फेज लैग। ये भी हमने एफएससी में वैसे पढ़ रखा हुआ है कि एक चीज चल रही है और दूसरी चीज उसको फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, फेज लैग। फेज लैग हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स यहाँ पे डिले हुआ हुआ है। फेज लैग आपके पास होता क्या है, फेज लैग ये होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई टू डाइलेक्ट्रिक, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन शुरू में तो यही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है मतलब एक नॉर्मल अगर हम एटम की बात करें तो ऐसे उसका न्यूक्लियस होता है और उसके आपके पास शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो आपके पास क्या होगा, एक तरफ हो जाता है, और इसी तरीके से आपके पास डायपोल बन जाता है, ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कहते हैं, और ये डायपोल। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास क्या आ जाता है, शिफ्ट स्लाइटली, और स्लाइटली वो शिफ्ट हो जाएगा, आइंस में शिफ्ट हो जाएंगे, आइंस यानी पॉजिटिव को माइन कह रहे हैं, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, पर मैं डायपोल्स ट्राई टू रोटेट, डायपोल थोड़ा रोटेट करने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, ये नॉर्मली हो रहा है जब आप क्या करते हो कि उसमें फील्ड अप्लाई की और ये हो रहा है। इन डीसी में हमारे पास बहुत टाइम होता है अलाइन होने के लिए, जबकि एसी में हम क्या कह रहे हैं, फील्ड ही कॉन्टिन्यूली चेंज हो रहा है। फील्ड जब कॉन्टिन्यूली चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन ट्राई टू फॉलो द फील्ड। पोलराइजेशन क्या हो रही होगी, वो फील्ड को फॉलो करेगी। एसी में आपके पास फील्ड फौरन फौरन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से पोलराइजेशन क्या कर रही है, फॉलो करेगी फील्ड को। वो तो फील्ड को ही फॉलो करेगी ना, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो उस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो पोलराइज हो रहे होंगे, जब नेगेटिव में आएगी तो उसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज होगी, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं हो सकेगी जितनी तेजी से एसी फील्ड हो रही है। बट ड्यू टू इनर्शिया, कोलिजन, इंटरनल फ्रिक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग, आपके पास पोलराइजेशन लैग बिहाइंड द
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको खुद पता है कि जैसे हम कहते हैं इनर्शिया भी क्या कहते हैं, आपको इनर्शिया ये कहते हैं अगर डायपोल हमारे पास एक तरफ हमारे पास लेट्स सपोज फील्ड आई और हमारे पास पहले शुरू में जब इस पार्ट की हम बात करें तो ऐसे आपके पास क्या हुआ है कि एक डायपोल बन गया हुआ है, ठीक है। फील्ड चेंज हुई तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, सब कुछ होगा। बट आपको पता है इनर्शिया कहते हैं जिस चीज में आप पहले हो ना तो आप उसी में रहो, ठीक है। और चेंज होने में थोड़ा इसलिए उसको, लेकिन उसको अगला पाथ भी फॉलो करना है तो उस चीज में उसको टाइम लगेगा। इसी तरह कोलिजन्स भी हो रही होगी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कोलिजन्स भी हो रही है, उसमें भी थोड़ा डिले आएगा। इंटरनल फ्रिक्शन होगी, इंटरनल फ्रिक्शन यही होती है कि आपके पास हमने लेटेस्ट साइन एटम की भी बात की हुई कि ऑल द टाइम वो ऑसिलेट कर रहे हैं अब टू एंड फ्रो, ये तो ये भी ऑफ कोर्स बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी। इम्प्योरिटी कोई है वो भी करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी करेगी, डैम्पिंग भी हो रही होगी। डैम्पिंग मतलब कि ऑसिलेशंस जो है कम हो रही हो, जैसे टकराने के बाद या फौरन मूव कर रही हो। तो ये सारे फैक्टर्स भी मिलके क्या करेंगे, हमारे पास पोलराइजेशन जो हो रही होगी वो लैग कर रही होगी, यानी पीछे कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हो जाती है फिर बाद में पोलराइज होता है। तो ये चीज हो रहा है आपके पास, ठीक है। सो पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट इन द सेम फेज, यानी एक ही फेज में नहीं होगी। एक ही फेज का मतलब है जिस फेज में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी फेज में फौरन पोलराइजेशन आ गई, नहीं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आई फिर पोलराइजेशन बाद में आई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगले फेज में चली गई, पोलराइजेशन फिर उस वाले जो उसका प्रीवियस फेज था उसमें आया। तो पोलराइजेशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही होगी, लैग कर रही होगी, दोनों इन फेज नहीं होंगे। और अगर आपको याद हो तो उस लैग का मैं आपको थोड़ा सा वैसे भी याद करवा देती हूँ, जैसे हम करते थे वोल्टेज का करते थे और करंट का करते थे। आपको इस तरीके से याद होगा 90 के एंगल पे, वहां तो 90 के एंगल पे जब हमने एफएससी का पढ़ा था कि ये पहले आता था फिर वो उसको फॉलो करते आता था, दोबारा वोल्टेज अगर यहाँ पे पहुंच गया अब करंट यहाँ पे पहुंच गया है, मतलब हमेशा वो 90 के एंगल पे उसको लैग कर रहा होता था। यहाँ पे एग्जैक्ट लैग का एंगल 90 नहीं हमने बताया, लेकिन ये बता दिया कि किसी न किसी फेज से वो क्या कर रहा है, हमेशा उससे पीछे है। पहले आपके पास पोलर वो वोल्टेज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एसी सोर्स से, फिर उसको फॉलो करती है पोलराइजेशन। दैट इज व्हाई द डाइलेक्ट्रिक इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे अब हम कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी से हमारे पास क्या होगा। देखिए कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी आपके पास क्या हो रहा है, ये होगा कि डाइलेक्ट्रिक का एक हमारे पास पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट होगा और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, जिसके साथ माइनस जे लिखा हुआ है हमने। तो इसमें हो क्या रहा है, रियल पार्ट हमें क्या बता रहा है, रियल पार्ट हमें बताएगा कि अब ये बात चीज इंपॉर्टेंट है। रियल पार्ट हमें बताएगा कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, कितनी एनर्जी स्टोर है डाइलेक्ट्रिक में। इट इज अ यूजफुल पोलराइजेशन रिस्पॉन्स, ये यूजफुल पोलराइजेशन रिस्पॉन्स है कि कितनी इसमें पोलराइजेशन हो रही होगी, एनर्जी स्टोर हो रही होगी। अगर आपको याद हो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हमने बिल्कुल शुरू के हाई स्कूल में एफएससी में पढ़ा था तब हमने यही चीज डिस्कस की थी कि डाइलेक्ट्रिक का मेन काम ही क्या होता है, वो यही करता है कि एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हमारे पास परमिटिविटी हमें बता रही है, रिलेटिव परमिटिविटी या कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी, उसमें हमारे पास जो रियल वाला पार्ट है वो एक्चुअली स्टोरेज के बारे में बताएगा, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बताएगा, वो लॉस के बारे में बताएगा। वो हम क्या कह रहे हैं, दिस टेल्स अस हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ऑफ कोर्स जब आपके मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन हो रही है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि इनर्शिया की वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से और लैग करने की वजह से आपके पास कुछ लॉसेस भी हो रहे होंगे, जिसकी वजह से मटेरियल हीट अप होगा एज हीट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हुई है। इट इज कनेक्टेड विद डाइलेक्ट्रिक लॉस, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में बताएगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली कि कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी हमारे पास दो पार्ट पे है, एक उसका रियल और एक इमेजिनरी। रियल पार्ट टेल अस अबाउट हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन इट, और एंड जो आपके पास है इमेजिनरी पार्ट, इट टेल अस हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट इन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब इनको आगे मजीद हम डिटेल से भी देखेंगे। अच्छा आगे इसके बाद आगे आपके पास एक और चीज है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। अब इसकी भी डिस्कशन है बीच में, वो हम देख लेते हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की, ठीक है। उसमें आप देखें, इन स्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज ऑफन गिवन एज दिस। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी आपके पास किस तरह होती है स्टैटिक फील्ड में। स्टैटिक फील्ड अब कौन सी है, अगेन डीसी फील्ड में हम की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो पोलराइज हो रहे हैं वो आपके पास क्या होंगे, वो इक्वल होंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। क्योंकि हमने स्फेरिकल मॉडल लिया हुआ है इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब आ रहा है, और साथ आपके पास क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। तो कितने पोलराइज हुए हैं। बट एसी में आपके पास क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिहेव लाइक ए ड्राइवन डैम्प्ड ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे ड्राइवन डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है एसी में। फिजिकल मॉडल आपके पास क्या है, न्यूक्लियस हमें पता है फिक्स्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिक्स मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो फिक्स होते हैं, उनमें से कोई चीज बाहर नहीं निकल जाती। जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जब शेल होते हैं तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं कि बिल्कुल जो उसका आउटरमोस्ट में और लूजली बॉन्ड होगा वो फ्री होगा, वो उसको चेंज हो जाएगा, निकल जाएगा। जबकि न्यूक्लियस के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्प्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो हाँ, अभी ये और दूसरा फिक्स की बात ये भी है न्यूक्लियस के अंदर, कि न्यूक्लियस के अंदर आप अगर बात करें तो आपके पास, अगर आप देखेंगे कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो अपनी अपनी जगह वो एक तरफ नहीं बनाएंगे, बल्कि वो वैसे ही जिस जगह पे पड़े हैं वहीं पे पड़े रहेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन के अंदर अंदर बात करें तो हम कहते हैं कि वो ऐसे क्या करेंगे, डिस्प्लेस होकर शेल्स में आएंगे। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इज क्लाउड इज डिस्प्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किससे डिस्प्लेस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। रिस्टोरिक फोर्स ने उसको पुल बैक किया, डैम मोशन इसको अपोज किया, देखते हैं अभी आगे। एसी फील्ड राइज एंड एसी फील्ड उसको ड्राइव कर रहा है एक्चुअली। सो द सिस्टम बिहेव लाइक ए मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें से एम आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मैस है, और ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है, और बी डैम्पिंग कांस्टेंट है, और ओमेगा आपके पास क्या है, अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एक ओमेगा नॉट जो होगी वो डेल्टा एस फ्रीक्वेंसी होगी, और जो ओमेगा होगी वो आपके पास क्या होगी, अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास। ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स पोलराइजेबिलिटी, तो आपके पास जो एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स पोलराइजेबिलिटी का, वो क्या होता है आपके पास, अल्फा ई, और स्टेरिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम लगाते हैं आगे क्यू स्क्वायर बाय एम, और नीचे आपके पास टर्म क्या आ रही होती है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे टू बी ओमेगा बाय एम। ये आप जो वो करेंगे ना, जो मैंने आपको टेस्ट के लिए फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक दी, उसमें ये चीजें आपके पास हैं, ये आपके पास ओमेगा अल्फा आ जाएगा। ठीक है। तो अल्फा हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोलराइजेबिलिटी आ गई है। ठीक, अब आपके पास क्या हुआ, अब इसमें से देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स वाली टर्म है, बाकी टर्म आपको ने भी खुद देखा, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और मैस है इलेक्ट्रॉन का, और ये आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सम टाइम रिटन एज दिस क्यू स्क्वायर एम और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस जो गैमा है वो हमने किसके इक्वल कर दिया, टू बी एम के इक्वल, तो हमने इस तरह लिख दिया आपके पास। ठीक है। और डिनोमिनेटर टर्म में आपके पास दो पार्ट्स हैं, हैज टू पार्ट्स। एक पार्ट आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी माइनस जो आप ले रहे हो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये स्टोरिंग पार्ट भी हम कहते हैं, रिएक्टिव पार्ट भी कहते हैं। इट कम फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी हमारे पास डायपोल अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कहना शुरू करेंगे फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रही है ऐसी, लेकिन वो क्या करेंगे, वो अब वापस इनर्शिया की वजह से अपनी उस स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे, तो उसमें स्टोरिंग पार्ट होगा, एनर्जी स्टोर कर रहे होंगे। और अगेन जैसे हमने परमिटिविटी की बात की थी ना, वैसे पोलराइजेबिलिटी में भी यही जो आपका रियल पार्ट है, ये स्टोर करने वाला पार्ट है, और लॉस करने वाला पार्ट जो होगा वो किस में होगा, इमेजिनरी पार्ट में। तो दिस इज द डैम्पिंग लॉस, ये डैम्पिंग पार्ट है। इट कम्स फ्रॉम द फ्रिक्शन लाइक ऑपोजिशन टू द मोशन, ये फ्रिक्शन लाइक ऑपोजिशन जो हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, या जिस भी मामला की वजह से आपके पास डैम्पिंग हो रही है, फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो ये डैम्पिंग में आएगा। ठीक है। और इसमें एक पार्ट स्टोर कर रहा है एनर्जी, दूसरा क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। अगेन रियल पार्ट स्टोर कर रहा है और दूसरा लॉस कर रहा है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो आपके पास रियल पार्ट है और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक जो वो रूल करते होते हैं कि इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें कि वैसे इस इक्वेशन के बीच में हमारे पास क्या था, पॉजिटिव वाला साइन था, तो कॉम्प्लेक्स में जो बिल्कुल डिनोमिनेटर में चीज होती है वो माइनस साइन के साथ आ जाती है। ठीक है। तो अभी इसीलिए हमने माइनस के साथ हमने क्या किया, अल्फा स्टेरिक हमने लिखा क्यू स्क्वायर बाय एम, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे टू बी ओमेगा बाय एम मल्टीप्लाई, और यही वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड की, लेकिन नॉट विद प्लस साइन, विद माइनस साइन, नेगेटिव साइन के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है। उससे क्या होगा, उसे अब आप देखोगे कि आपके पास जो ये टर्म है, अ, ऊपर की टर्म आप देखो कि ये टर्म तो एज इट इज ऊपर वाली आ जाएगी, नीचे वाली टर्म जो है उसमें अब आपके पास क्या फार्मूला लग गया है, उसमें वही वाला फार्मूला जो हमारे पास होता है कि आपके पास हम ए स्केयर और माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा देंगे, जो कि इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है। अब इसमें से देखें कि यहाँ पे ये दोनों टर्म तो ये वाली आ गई, ये और ये आ गई, लेकिन जब हमने ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर किया, तो अब एक चीज देखोगे कि यहाँ पे भी जे है और यहाँ पे भी आपके पास जे है, जे मतलब कि आयोटा स्क्वायर, तो जे स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस और माइनस वैसे ही ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, इसीलिए बीच में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और जे साइन खत्म हो गया और पीछे बचा क्या, टू बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास अभी आ गया, जिसको हमने थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई किया। अब आगे देखते हैं क्या होगा हमारे पास।
अब आप देखो कि इसमें से, क्योंकि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन आया ना, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से आप देखो कि ये वाली सारी टर्म के साथ में इसको रियल पार्ट है, और ये वाली दूसरी जो टर्म है ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट मैंने बिल्कुल अलग कर लिया, बीच में माइनस का साइन था, वही माइनस का साइन आ गया। डिनोमिनेटर के साथ हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे ही कि हमने डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करके लिख लिया। उससे हमें ये पता चल गया कि ये वाला टोटल पार्ट हमारे पास अभी क्या बन रहा है, रियल पार्ट बन रहा है, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं क्या है आपके पास। देखिए, अल्फा ई स्टैरिक आपके पास किसके इक्वल बन रहा है, अल्फा ई आपके पास आप सिंगल बार के साथ लोगे रियल पार्ट, और माइनस जे, जे के साथ जो ये वाली टर्म थी इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट आपको क्या बता रहा है, रियल पार्ट आपके पास ये है, दिस इज द पार्ट ऑफ द पोलराइजेशन इन फेज एंड विद द फील्ड। ये इन फेज है किसके साथ, फील्ड के साथ। इट रिप्रेजेंट स्टोर्ड एनर्जी, ये हमें स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बता रहा है रियल पार्ट। जबकि आपके पास सेकंड वाला पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या बता रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ आउट ऑफ फेज विद द फील्ड, फील्ड के साथ आउट ऑफ फेज है इमेजिनरी पार्ट। और यही हमें बता रहा है लॉस ऑफ हीट जनरेशन, फ्रिक्शन की वजह से, इनर्शिया की वजह से जो डैम्पिंग हो रही है, वो सारे फैक्टर जो हमने कहे थे वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो वो हमें किसके बारे में बता रहा है, लॉस पार्ट के बारे में, लॉस ऑफ हीट के बारे में बता रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इसमें हम डिफरेंट ना केस लगाएंगे, बारी बारी हम डिफरेंट केस लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि उन केसेस में क्या हो रहा है। वेरिएशन ऑफ रियल पार्ट विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन हम रियल पार्ट विद फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी। अच्छा, अब पहला केस आपके पास क्या है, फर्स्ट है एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा इज इक्वल टू जीरो आपके पास क्या आ रहा है, उसमें से देखिए कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास अल्फा ई आपके पास ये हो रहा है, और ओमेगा जीरो पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यही वाली इक्वेशन जो आपके पास है, ओमेगा की जगह आपने जीरो पुट कर दिया। यहाँ पे भी आप देखो कि उसके बाद बहुत वैसे के वैसा आ गया, जहाँ ओमेगा था वहां हमने जीरो पुट कर दिया। यहाँ पे भी टू बी और ओमेगा था, ओमेगा जीरो, ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ये टर्म में ओमेगा नॉट स्क्वायर का भी स्क्वायर आएगा, तो मतलब ओमेगा नॉट फोर हो जाएगा की पावर। और यहाँ ऊपर क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर और नीचे ओमेगा नॉट की पावर फोर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मजीद कटिंग हो जाएगी, जिसमें से आप ये और ये काट देंगे, टू बचा, सिर्फ पावर टू के साथ बच गया, और क्यू स्क्वायर बाय एम, तो ये चीज बची हमारे पास। ये क्या है, स्टैटिक वैल्यू है। जब हमने केस देखा कि आपके पास अप्लाइड फ्रिक्वेंसी क्या है, जीरो है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया, इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, जीरो तो ऑफकोर्स नहीं होगी, जाहिर है लो फ्रिक्वेंसी होगी। इसमें हम लिखेंगे एट लो फ्रिक्वेंसी फील्ड चेंजेस स्लोली। जब आपके पास कम फ्रिक्वेंसी है, अच्छा फ्रिक्वेंसी का आप याद करें, फ्रिक्वेंसी का क्या है, फ्रिक्वेंसी है जैसे एसी सोर्स हम कह रहे हैं ना, ये आपके पास वेव आ रहा है पर सेकंड, हम देखते होते हैं कि कितनी आपके पास ऑसिलेट वेव्स पास की, ये फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे पर सेकंड अभी ऊपर मेरे पास ये है, नीचे के केस में पर सेकंड मेरे पास ये है। ठीक है। इसका मतलब है इसमें तो इतने ज्यादा लैम्डा पास कर गई, तो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है। तो अभी हम जिसकी बात करें, हम इसकी बात करें, यानी लो फ्रिक्वेंसी है, एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो या नियर इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी वाला रीजन है। तो उसमें फील्ड चेंजेस स्लोली, लो फ्रिक्वेंसी पे ऑफकोर्स आप देख रहे हैं फील्ड आराम आराम से करिए, जबकि यहाँ फौरन 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 चेंज कर रही है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि आपके पास एट लो फ्रिक्वेंसी फील्ड चेंजेस स्लोली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स एनफ टाइम टू फॉलो। अगर फील्ड थोड़ा स्लो स्लो चलेगी, कम फ्रिक्वेंसी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी टाइम होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पास, कि वो आराम से अरेंज हो जाए और डायपोल बना दे, टू फॉलो द फील्ड, फील्ड को फॉलो करते करते बनाए। तो इस केस में पोलराइजेशन इज लार्ज एंड पॉजिटिव, पोलराइजेशन भी फॉलो कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, और बड़ी तेजी से होगी, और पॉजिटिव भी आएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास केस क्या है, जब हम कहते हैं ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है, ठीक है, तो इस केस में ओमेगा जो नीचे वाला आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, उसमें आप क्या देखोगे, अगर ओमेगा की वैल्यू छोटी है, क्योंकि नीचे हमारे पास ओमेगा की टर्म यही थी, बाकी तो डायरेक्ट ओमेगा है। अगर ओमेगा नॉट स्केयर ज्यादा है, ग्रेटर वैल्यू है ओमेगा स्केयर से, तो क्या होगा कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जब माइनस करेंगे तो आंसर ऑफ कोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पोलराइजेशन क्या हो रही होगी, पॉजिटिव। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर हमारे पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कम है तो पोलराइजेशन पॉजिटिव है। The electron motion is mostly in the same sense as the driving field. ड्राइविंग फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन मोशन भी उसी डायरेक्शन में, मतलब पोलराइजेशन उस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो डाइलेक्ट्रिक शोज नॉर्मल पोलराइजेशन, नॉर्मल पोलराइजेशन हो रही होगी। यहाँ पे भी आप देख लेना, ये वाली हमारे पास टर्म थी, तो इसमें से अगर ये वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ रही है तो वो नॉर्मल चलेगा। ठीक है। जबकि इसके बरक्स, अगर आप ओमेगा ले रहे हो इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, यानी हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से, तो आपके पास क्या होगा, तब आपके पास ऑफ कोर्स ये वाली, अगर आप ये चीज कहते हो कि आपके पास ये ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है, नहीं ये वाली ग्रेटर है इससे, ठीक है, ये कम है। तो अब छोटी वैल्यू माइनस बड़ी माइनस करोगे तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब पोलराइजेशन भी नेगेटिव हो रही होगी। नो द फील्ड चेंजेस टू क्विकली,
इसका मतलब है फील्ड बहुत तेजी से अप्लाइड, जो आपने फील्ड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसकी वजह से फील्ड बहुत तेजी से चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरशूट्स एंड इट रिस्पॉन्स बिकम इफेक्टिवली ऑपोजिट इन फेज रिलेटेड टू द रिस्टोरिंग डायनेमिक्स। तो रिस्टोरिंग की निस्बत यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट बिहेवियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेचारे को भी बहुत तेजी से चेंज करना पड़ता है, तो वो भी, उसका दिमाग भी घूम जाएगा और शूट हो जाएगा, ठीक है। दिस नेगेटिव रीजन इज रिटेन टू एनॉमलस डिस्पर्शन नियर रेजोनेंस। तो यहाँ पे डिस्पर्शन भी होगी, एनॉमलस डिस्पर्शन, और रेजोनेंस, रेजोनेंस के करीब, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कहोगे, बियॉन्ड रिस्पॉन्स द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैनॉट कीप पेस प्रॉपरली, क्योंकि इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा कि पोलराइज होके एक जगह पे रुक पाए। तो सो इफेक्टिव रियल पोलराइजेबिलिटी बिकम नेगेटिव, तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और आप अब बिल्कुल रेजोनेंस का तो हमें पता है, टाइम जो होता है, वैल्यू होती है, वो होती कहाँ पे है, वो आपके पास वैल्यू होती है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, रेजोनेंस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस केस में अब आप देखो कि आपके पास हो क्या रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर हैं दोनों, तो इक्वल टू जीरो होगा और ओमेगा अल्फा जीरो आ रहा होगा। ये क्यों हो रहा है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आप ओमेगा नॉट के बराबर पुट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है, ठीक है। और अब अल्फा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे एट एग्जैक्ट रेजोनेंस स्टोरिंग पार्ट प्रोसेस थ्रू जीरो, वाइल द लॉजिंग लॉस पार्ट बिकम डोमिनेट, लॉस पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ डोमिनेट हो जाएगा, दैट इज वाई। अच्छा, ग्राफ मैं बनाना भूल गई, चले मैं ग्राफ आपको बना के वो शो कराऊंगी कि ग्राफ में कैसे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक है, बल्कि ग्राफ होना चाहिए था अभी यहाँ पे। मैं ग्राफ की इमेज अभी भेजती हूँ आपको, एक रुके जरा।